हाय हेलो नमस्ते और प्रणाम। स्वागत है आप लोगों का वाईसीएम बिहार के द्वारा प्रस्तुत हेयर फ्रॉम द एक्सपर्ट्स के दूसरे एपिसोड में। हम आप लोग के होस्ट और वाईसीएम बिहार के फाउंडर आदित्य आर्य हैं। लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं देहरादून से, बट 12th तक की पढ़ाई और जन्म पटना बिहार में ही हुआ है। लॉ की पढ़ाई के दौरान ऐसे बहुत सारे केसेस के बारे में सुना और देखा, जिसको देखकर लगा कि अरे भाई, ये तो इतनी छोटी सी बात है। इस छोटी सी बात के लिए ये लोग सालों साल से कोर्ट क्यों दौड़ रहे हैं। और इसी जवाब को ढूंढते ढूंढते वाईसीएम बिहार को ढूंढा। वाईसीएम बिहार जो कि एक चैप्टर है वाईसीएम इंडिया के अंदर, जिसका कि मेन एम है लोगों को अवेयर करना, एम्पावर करना, कि कैसे वो अपनी कॉन्फ्लिक्ट्स को खुद सॉल्व करें इससे पहले कि वो डिस्प्यूट बन जाए। आसान शब्दों में कि कैसे चिंगारी से आग लगने से पहले उसे शांत करना। कॉन्फ्लिक्ट्स कभी भी आपके जीवन में आ सकते हैं। कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स आर इनएविटेबल, वो आपके लाइफ में कभी भी आ सकते हैं बिन बताए मेहमान की तरह, और आपको डुबा सकते हैं किसी समुद्र में उफान की तरह। और ये मैंने अभी तुरंत खुद से अपने दिमाग में बनाया। तो हम लोगों की सोच है कि हम लोग लोगों को ट्रेन करें, जिससे वो लोग अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को खुद से रियलाइज करें, खुद से रिस्पॉन्स ले उसे रिजॉल्व करने के लिए, और खुद से उसे रिजॉल्व करें अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को बिना किसी थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस के। कॉन्फ्लिक्ट्स को दबाना नहीं चाहिए, उसे एड्रेस करना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट्स दबाने से होता यह है कि लोग अपने मेन एम, मोटिव और जो उनका डेस्टिनेशन होता है उसे भटक जाते हैं। वाईसीएम इंडिया और वाईसीएम बिहार मिलकर ट्रेनिंग और वर्कशॉप्स करवाते हैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, डिस्प्यूट प्रिवेंशन, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन और मीडिएशन जैसे स्किल्स के लिए। और ये भारत का पहला ऐसा यूथ इनिशिएटिव है जो इस फील्ड में काम कर रहा है। वाईसीएम बिहार के इस वीडियो पॉडकास्ट के माध्यम से हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स ने किस किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट फेस किया अपने जर्नी में, कैसे उन लोगों ने उसका सोल्यूशन निकाला हार ना मानते हुए और अपने लक्ष्य तक पहुंचे। हमारे आज के गेस्ट बिहार के एक जाने माने एंटरप्रेन्योर है, जिनकी जर्नी बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट सहरसा के छोटे गांव बनगांव से शुरू हुई, और अब एक्सपैंड करते करते वो पूरे बिहार के दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी इनकी सर्विस उपलब्ध है। आइए जानते हैं हमारे आज के गेस्ट दिलकुश कुमार के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कैब सर्विस आज के समय में एक जाना पहचाना नाम है, पर कैब सर्विस देने में बिहार में अभी तक बाहरी कंपनियों का ही दबदबा है। जैसे ओला, उबर कुछ प्रख्यात नाम है, और उनकी सेवा शहर के लोग ही ले पाते थे। ऐसे में स्टेशन पर उतरने के बाद गांव जाने के लिए गाड़ी ना मिलने के कारण लोगों को काफी परेशानी होती थी। इस समस्या का समाधान निकाला बिहार सहरसा के एक नौजवान दिलकुश कुमार ने, जो आज हमारे साथ मौजूद है। दिलकुश कुमार, जिनकी आर्या को कैब सर्विस सहरसा, मधेपुरा, सुपौल और अनेक बिहार के अनेक जिले में अपनी सेवा पहुंचा रहे हैं, और जल्द ही आर्या को कैब का सर्विस पूरे बिहार और उत्तराखंड में भी फैलने वाला है, एक्सपांड करने वाला है। बिहार सहरसा के दूर दराज गांव बनगांव में रहने वाले दिलकुश कुमार, जो कल तक एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते थे, आज आर्या गो कंपनी के मालिक हैं। दिलकुश कुमार के पिता प्राइवेट बस चालक थे, लेकिन बिहार में ड्राइवरों की तनख्वाह उतनी ज्यादा नहीं होती, जिसके चलते वो पलायन कर बड़े शहरों में काम की तलाश चले जाते। और इसी पलायन को रोकने के लिए दिलकुश अपनी कंपनी आर्या गो कैब सर्विस को अक्टूबर 2016 में शुभारंभ कर ड्राइवरों की दशा सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा जिनकी कार बेकार पड़ी है, उनको भी अपने साथ जोड़कर बिहार के 3 जिले सहरसा, मधेपुरा व सुपौल में कैब सेवा पहुंचा रहे हैं। जल्द ही उनकी योजना यह है कि वो अनेक अन्य डिस्ट्रिक्ट में भी अपने सर्विस को उपलब्ध कराएं। अपने नाम की तरह दिलकुश कुमार सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। दिलकुश कुमार का मानना है कि मुनाफे के साथ साथ सामाजिक कल्याण के लिए भी काम किया जाना चाहिए। इसके लिए आर्या गो कैब बेटी पैदा होने पर जच्चा बच्चा को सरकारी अस्पताल से घर तक की मुफ्त सेवाएं देती है। साथ ही सैनिक शहीद के परिवार के लिए भी आकर्षक ऑफर उपलब्ध रहते हैं। तो स्वागत है सर आपका हमारे वीडियो पॉडकास्ट के दूसरे एपिसोड में। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी ऑडियंस आपके एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखेगी। तो सर स्वागत है आपका। धन्यवाद आदित्य आर्यन जी। आपने अपने इस पोर्टल पे हमें उस लाइक समझा और जगह दिया, और पूरी वाईसीएम टीम को बधाई, शुभकामनाएं। अच्छा इनिशिएटिव है आप लोगों का, और हम लोग चाहते हैं जो बिहार में बहुत सारे लोग हैं या बहुत सारा प्रतिभा छुपा हुआ है अलग अलग क्षेत्र में, उनको अगर आप उजागर कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है। आने वाले समय में हमको लगता है इस तरह के जो इनिशिएटिव आप ले रहे हैं, अगर और सारे लोग लेंगे तो छोटा छोटा जगह पे, गांव में, मोहल्ले में जो प्रतिभा छुपा बैठा है उसको उजागर करने में आप लोगों की भूमिका अग्रणी होगी। आपकी पूरी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, शुक्रिया।
तो सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जैसे आपके एक्सपीरियंस में, जिसमें कि आपने मेनली बिहार के सेमी अर्बन और रूरल एरियाज पर फोकस किया है अपने स्टार्टअप जर्नी के शुरुआती दौर में, तो वहां पर आपको क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स और चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? क्योंकि ये स्टार्टअप का जो सीन है, जैसा कि लोग कहते हैं कि ये शहरों में ही ज्यादा होता है, पर आपने उसे चेंज किया है, रिवोल्यूशनलाइज किया। तो सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में ये क्या चैलेंजेस और कॉन्फ्लिक्ट्स फेस करना पड़ता है एक एंटरप्रेन्योर को? सबसे पहले तो हम लोगों का जो इंटेंशन है ना, जो अगर कुछ हम लोग प्लान करते हैं ना, तो सबसे पहले हम लोग अपना ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं। हमें किस ऑडियंस के पास अपने प्रोडक्ट या सर्विस को लेके जाना चाहिए। तो जो भी बड़ा सिटी है, चाहे दिल्ली ले लीजिए, मुंबई ले लीजिए, या जो डेवलप सिटी है ना, वहाँ ऑडियंस पर्याप्त मात्रा में होते हैं, और उसी ऑडियंस के बीच सैकड़ों कंपनियां काम कर रही होती है सेम सेगमेंट में, सेम प्रोडक्ट को लेके। जो बिहार की अगर हम अभी बात करें, तो लगभग हमारे यहाँ जो आबादी, और लगभग 79% के आसपास रूरल में लोग रह रहे हैं। 80% हम मान के चलते हैं जो गांव में रह रहे हैं। तो जितनी भी कंपनियां हैं, या जो भी इनिशिएटिव लेके लोग काम करना चाहते हैं, किसी सेगमेंट में रिवॉल्यूशन लाना चाहते हैं, इनोवेशन करना चाहते हैं, तो ये लोग उसी ऑडियंस को सेलेक्ट करते हैं जो कि एकत्रित है, मतलब शहर में इकट्ठा है, और थोड़ा सा उनका क्या कहा जाए, उसका थोड़ा सा मानसिकता जो है सो डेवलप है ऐसे लोगों का। तो वहां जाके बिजनेस करना बहुत इजी है। क्योंकि अगर हम जो चीज हम एक गांव से स्टार्ट किए थे, कैब, हमको याद है जो लोग कैब नहीं समझ पा रहे थे, लोग कैफे समझते थे। आपको याद होगा जब साइबर कैफे चलता था, तो उसका हर जगह बोर्ड होता था साइबर कैफे, तो लोग कैब नहीं कैफे ही बोलता था। तो बहुत दिन तो हम लोगों को लग गया समझाने में, क्योंकि गांव में अभी भी हम लोग बहुत पीछे हैं बनस्पत। अगर हम दूसरे स्टेट की बात करें, तो अभी भी हम लोग बहुत पीछे हैं। तो गांव में लोग कैब नहीं समझ पाते थे, तब समझाना पड़ता था टैक्सी। और टैक्सी भी बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते थे। हमको याद है वो दिन, जो किसी चौराहे पे बैठ के ऐसे ही चर्चा कर रहे थे, हम लोग कैब स्टार्ट किए हैं चाय दुकान पे, तो वहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे, ये कैब क्या होता है? तो हम बोले जो टैक्सी जानते हैं? तो नहीं, नहीं जानते हैं। हम बोले ऑटो जानते हैं? तो हाँ जानते हैं। बोले ऑटो और टैक्सी में यही अंतर है, वो खुला हुआ रहता है और कार बंद होती है, टैक्सी बंद होती है, उसमें एयर कंडीशन होता है। मतलब इस तरह से लोगों को हमको उस समय समझाना पड़ा था 2016 में। और आज ये स्थिति है, जो सहरसा के किसी चौराहे पे अगर 5 मिनट के लिए आप खड़े हो जाएंगे, तो आर्यागो की एक कैब गुजरती है, और प्राउड फील होगा वहां पे। तो जो बाहर जो रूरल मार्केट है हमारे यहाँ, वो वहाँ प्रचुर मात्रा में स्कोप है। लोग वहाँ इसलिए नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ का कंज्यूमर बिहेवियर डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू मेट्रो सिटी। अगर हम पटना से भी तुलना करें, तो हमारा जो 3 टायर 4 टायर सिटी है, वहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर दिल्ली वगैरह से तुलना करें, तो यहाँ लोग क्या होते हैं ना, जो आपको डिमोटिवेट भी करते हैं। अगर गांव में हम जब गांव में स्टार्ट किए थे, तो बहुत आसान नहीं था इस चीज को करना। मतलब अब समझिए, जो जिनके साथ बैठते थे, वो भी उस समय कहा था नहीं ठीक है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, काम करो, और बाहर में जाके बोलता था पगला गया है छोड़ा। तो मतलब जो हमारे साथ बैठता था और हमको उस समय बोलता था नहीं अच्छा कॉन्सेप्ट है, काम करो, और वही किसी चौराहे पे पूछता था अरे क्या कर रहा है वो लड़का, कहाँ माथा लगा रहा है, तो वो पगला गया है, उसका दिमाग खराब हो गया। तो ये सब सुनने को मिलता था। तो जब अपना जो साथ में बैठता था वो ही सपोर्ट नहीं करता है, तो बाहर वाले से हम कैसा एक्सपेक्टेशन रखते हैं? और जिस दिन इस कॉन्सेप्ट को हम स्टार्ट किए थे ना, उस दिन हम दो चीज भूल गए थे अपने लाइफ में। अब नींद को और निंदा को, ये दो चीज को हम त्याग चुके थे। नींद हमको आती नहीं है अभी भी, और निंदा हम सुनते नहीं। तो बहुत सारी चीजें ऐसा है जो अगर रूरल क्षेत्र में लोग काम करें, तो चैलेंजेस लोगों को आएगी। सबसे पहला 3 फेज में इसका चैलेंजेस आता है। पहला, जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो आपके आसपास के हैं, अपने हैं, समाज है, उनसे भी आपको चैलेंजेस मिलेगा। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है ना, जो एक बहुत पहले से ये चीज कल्चर बना हुआ है, जो हम लोग अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए अपने जीवन भर का पूंजी को इन्वेस्ट कर देते हैं। और जब लगता है जो नहीं मेरा बच्चा नहीं बन पाया, और वो किसी चौराहे पे बैठ के ताश खेल रहा है, या किसी चौक पे बैठ के वो सुट्टा लगा रहा है, तो वो ये नहीं सोचता है जो मैं फेल्योर हूँ, मैं अपने बच्चे को काबिल नहीं बना सका।
और वही अगर देखता है जो दूसरा कोई अगर आगे बढ़ रहा है ना, तो वो इसलिए उसको डिस्टर्ब करने का कोशिश करता है या उसे डिमोटिवेट करने का या उसका दुष्प्रचार करने का कोशिश करता है, जो भाई देखो हमारा ही बच्चा खराब नहीं है, पड़ोसी का भी बच्चा खराब है, मतलब कि सिर्फ हम ही नहीं खराब हैं, वो भी खराब है। इसलिए दुष्प्रचार भी यहाँ बहुत ज्यादा होता है। तो ये आपको पहला फेस जो है चैलेंज, ये आपको वहीं पे करना होगा, आपके आसपास में, आपके पड़ोस में, आपके अपने लोगों से। जब आप इन सब चीजों को क्रॉस करके आगे निकलेंगे, तो हमारा जो मार्केट है बिहार का, या यहाँ इस मार्केट को एडुकेट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम तो उस सेगमेंट को, उस ऑडियंस को सेलेक्ट किए जहाँ के लिए ये चीज अनजाना था, कैब सर्विस। अभी भी लोग बस के छत पे सफर करते हैं हमारे बिहार में, जबकि उनको पता है अगर बस दुर्घटनाग्रस्त हुई तो हमारा जान भी जा सकता है, फिर भी हम जान को जोखिम में डालते हैं और बड़े फक्र से हम छत पे बैठ के जाते हैं और सेल्फी भी लेते हैं। तो यहाँ हम लोग अगर आके हैं जो नहीं, अगर हम लोग आज के डेट में एक दवाई खाते हैं तो डॉक्टर साहब को फोन करके पूछते हैं, रिएक्शन नहीं करेगा ना, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा ना, तभी ये उसको खाते हैं। लेकिन जब हम किसी गाड़ी पे बैठते हैं ना, चाहे टैक्सी हो, ऑटो हो, बसेज हो, तो कभी ये नहीं पूछते हैं चालक से भाई तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है, तुम कितने दिनों से गाड़ी है, वो जान के कारण है। जबकि भारत में अभी कोरोना आया है, तो जो नुकसान नहीं दिया है, जितना डेथ नहीं हुआ है, जितना लोग इससे प्रभावित नहीं हुए हैं, उससे कई गुना ज्यादा लोग जो है सो हर एक साल रोड एक्सीडेंट से प्रभावित होते हैं, जाने जाती हैं, दुर्घटनाएं होती है। तो ये जब कोरोना इतना बड़ा सीख दे गया, जो आज घर से निकलते हैं तो मास्क लगा के निकलते हैं, या किसी को छुआछूत टाइप का कर लेते हैं, जो किसी से टच नहीं करते हैं। तो ये जो चीजें हैं इससे भी हम बच सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा अभिशाप है हमारे लिए, जो रोड एक्सीडेंट है, ये जो हो रहा है, लाखों लोग हर एक साल इससे प्रभावित होते हैं। ये भी तो एक हमारे लिए बीमारी है, और इस बीमारी का एक ही इलाज है, हमें जागरूक होना होगा, हमें समझदार होना होगा। हम जब भी किसी गाड़ी पे बैठे तो सबसे पहले ड्राइवर को पूछे भाई तुम्हारे पास लाइसेंस है तो कितना दिन पुराना है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमको सुधारना है, हम सिर्फ हम नहीं सुधार सकते हैं, हमारे जैसे सैकड़ों युवा आएंगे और अलग अलग क्षेत्र में इनोवेशन करेंगे और स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे। किसी भी क्षेत्र का डेवलपमेंट या विकास जो है, या लोगों का मेंटेलिटी जो है, मानसिक विकास, वो अपने आप नहीं होता है। और अगर हम चाहेंगे जो सब स्कूल चला जाएगा और विकसित हो जाएगा, ये भी संभव नहीं है, उसको प्रैक्टिकली विकसित करना होगा। हम तो देखें हमारे पास इंटरव्यू के लिए बहुत सारे, इस बीच में भी हम निकाले थे वैकेंसी, लोग आए थे जिनके पास अच्छा अच्छा डिग्री था, लेकिन बोलने के लिए 2 लाइन का वर्ड नहीं था उसके पास में। तो डिग्री होना और पर्सनल लाइफ में आपका अनुभव होना दोनों मायने रखता है। तो हमें अनुभवी बनाना है अपना, हमारा जो समाज है, हमारा जो यहाँ के सिस्टम है, उन सब चीजों को हम चेंज कर सकते हैं, यूथ चेंज कर सकता है। यहाँ हम लोग अगर काम करेंगे, और एक दो कंपनी, जैसे अभी आप बोले ना, हमको लगता है इंडिया का पहली कंपनी आर्या गो होगी, जो किसी गांव से स्टार्ट हुआ था और आज 7 शहर में सर्विस दे रही है और 550 एम्प्लॉयमेंट खड़ा कर चुकी है। हम गूगल भी किए, हमको नहीं लगा, क्योंकि गांव से कोई स्टार्ट ही नहीं करना चाहता इन सब चीजों को। इस तरह का किसी के पास अगर दमदार इनिशिएटिव प्लान है जिससे रिवॉल्यूशन आ सकता है, तो उसके लिए वो अपना ऑडियंस रख करते हैं, शहर में जाके वंचित रह जाते हैं गांव के लोग। आज भी अगर बहुत सारे ई कॉमर्स कंपनियां काम कर रही है इंडिया में, और लोग ई कॉमर्स की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो भी अभी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां सर्विस नहीं दे पा रही है। तो अब हमें गांव को विकसित करना है। हम लोग का जब कंपनी का फाउंडेशन हुआ था ना, तो पहला मेरा टैगलाइन था, 1 स्टेप टूवर्ड डेवलपमेंट ऑफ रूरल सोसाइटी। तो उसमें बहुत लोगों का बहुत तरह का सवाल भी था, जो आप ये चीज, आप एक कंपनी चला रहे हैं, आप कोई एनजीओ नहीं चला रहे हैं। कोई एनजीओ ही नहीं विकसित कर सकता है ना, कंपनी भी चाह के विकसित कर सकता है। आज अगर इंटरनेट जियो का वायरल, मतलब हर घर में डेटा आ गया है, तो उसका रिवॉल्यूशन कौन लाया? आज अगर हर घर इंटरनेट से जुड़ गया है, आज धड़ल्ले से यूट्यूब, टिकटॉक ये सब चल रहा है, लोग जो है सो गाय बछड़ा का भी टिकटॉक पे फोटो डाल रहा है, तो ये रिवॉल्यूशन कौन लाया? आज अगर हमारे पास, हम अगर थोड़ा देर के लिए रात को फेसबुक पे आते हैं, तो हम देखते हैं जो जो लोग क्या कहते हैं उसको, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, जो राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, वो अच्छी अच्छी बातें फेसबुक पे आके करता है, और अच्छा खासा दिमाग उस पर यूज करता है, अपने दिमाग को लगाता है जवाब देने में, सवाल करने में।
वही दिमाग को अगर हम किसी क्षेत्र को विकसित करने में लगा सकते, छोटा सा ये स्टार्टअप, चाहे वो अगरबत्ती का काहे नहीं हो, अगरबत्ती को लोग हम लोग छोटा नहीं मानते, तो बड़ा बड़ा आदमी अब उसका स्टार्टअप कर रहे हैं। तो बहुत सारा चीजें हैं जिसको हम लोग कर सकते हैं और चेंजेस कर सकते हैं और बदलाव आएंगे। और अगर हम करेंगे ना तो हमको लगता है सैकड़ों लोग आएंगे। 2016 में स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योर, इनोवेशन, इन्वेंशन, इनोवेटर ये शब्द नहीं जानता था। लोगों के पास अगर ऐसा शब्द भूल से निकल जाता था हम लोग के शहर में तो लोग हंसता था, सठिया गया है, पागल हो गया, मतलब लोगों का मतलब, समझ रहे हैं ना। लेकिन अब सब समझ रहे हैं स्टार्टअप क्या होता है, इनोवेशन। हम लोग का जो शिक्षा प्रणाली है ना, वहाँ बच्चा से हमको यह एक ही शिक्षा मिलता है, बच्चा तुमको नौकरी करना है, चाहे वो गुरुजी शिक्षा दें चाहे माता पिता शिक्षा दें, बस एक ही चीज कहते थे, नौकरी करना। तो गोल तो मेरा कहीं और था, गोल तो कहीं और था, तो फिर हम कैसे उस गोल से हट के एक, मतलब भले ही नौकरी नहीं मिले, 30 साल 35 साल जब उम्र बीत जाता है तब पता चलता है हमको नौकरी नहीं मिला, तब अब स्टार्ट करेंगे, क्या करें क्या करें, तो क्या ऑप्शन बचता है। आपके पास अनुभव नहीं है, सिर्फ डिग्री से तो आजकल कंपनी वाले भी अब नौकरी नहीं दे रहे हैं, वो भी एक्सपीरियंस के दिन का अनुभव, किसी भी अच्छे कंपनी में चले जाइए। और हमको बस इस खुश, जो हमारे पास अगर डिग्री नहीं है तो अच्छे अच्छे डिग्री वाले टीम हमारे पास है और काम कर रहे हैं हम लोग साथ मिलकर। आपने इतना इतना अच्छे से समझाया कि, और वो बात, नींद से निंदा वाली बात, इतनी अच्छी बात थी। पहले ही सवाल में आपने इतने अच्छे से जवाब दिया, बाकी तो आगे बहुत मजा आने वाला है। तो दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपके विचार में कॉन्फ्लिक्ट क्या है, और क्यों जरूरी है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना? क्यों नहीं हम लोग कॉन्फ्लिक्ट के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं? ऐसा क्यों है जरूरी कि कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के बाद ही आगे बढ़ने में और मजा आता है? देखिए, सबसे बड़ा चीज क्या है हमारे यहाँ जो है, पूरे इंडिया की हम बात करते हैं, बिजनेस प्लान 1 लाख पेपर पे तैयार होता है प्रतिदिन। हो सकता है थोड़ा सा लोगों को बुरा भी लगे, रात में अगर एक गिलास बियर मुंह में उतर जाता है तो अच्छा अच्छा आइडिया मुंह दिमाग में उपजता है और उसको तुरंत पेपर पे हम लिख देते हैं, जो माइंड में सेट कर लेते हैं हमको ये करना है। 1 लाख आइडिया तैयार होता है रातों रात। जमीन पे उतर के काम करने के लिए केवल 10,000 लोग आते हैं, और उस 10,000 लोगों में 9,000 लोग असफल हो जाते हैं, जिसपे हम जो एनालिसिस किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ पेशेंस है उसमें, उनको पेशेंस नहीं रह पाता है। जबकि हमें ये चीज समझना होगा, जो हमारा जो कोई भी कंपनी है या कोई स्टार्टअप हम कर रहे हैं, किसी आइडिया को हम इम्प्लीमेंट करने के लिए मार्केट में उतर रहे हैं, तो जब कोई बच्चा जन्म लेता है ना तो उसको 9 महीने तक गर्भ में रहना होता है, तब जाके वो बच्चा का आकार लेता है और वो दुनिया में कदम रखता है। तो कोई भी अगर बिजनेस आप लेके आते हैं, कोई भी आइडिया अगर आप मार्केट में लेके आते हैं, तो उसका 3 साल का गर्भावस्था वाली पीरियड होती है। उस समय आप समझिए अगले 3 साल तक आप गर्भ में हैं, और अगले 3 साल तक आपको हर चीज का ध्यान, छोटे छोटे चीजों का ध्यान, जैसे हम लोग बीज खेत में बोते हैं तो ध्यान रखते हैं ना, नील गाय उसमें नहीं आ जाए चढ़ने के लिए, वो जंगली सुअर नहीं आ जाए उसको खाने के लिए, मतलब फसल को बर्बाद करने के लिए नहीं आ जाए। तो हमको सिर्फ 3 साल तक उसको सुरक्षित रखना है, मतलब जब तक कि वो फसल बीज जो है तो पौधा का रूप लेके फल देने के आकार में नहीं आ जाए, तब तक उसको सुरक्षित रखना है। लेकिन हम लोग के यहाँ क्या है ना, इंटेंशन डे वन से हम रेवेन्यू खोजने लगते हैं। अगर आज हम कोई बिजनेस स्टार्ट किए, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक हम इंतजार करेंगे, अगर 3 महीना तक प्रॉफिट नहीं आया ना, तो हमारा दिमाग अगर स्थिर भी है, हम सोच भी रहे हैं नहीं और 3 महीना वेट कर लें, लेकिन आसपास के जो लोग हैं, जो अपने उसके आपके साथ काम कर रहे हैं, जो आपके टीम का हिस्सा है, वही आपको डिप्रेशन में डाल देंगे। अरे भाई तुम फेल हो गए, कहाँ इसमें रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। जबकि हकीकत यही है, जो आने वाले 3 साल किसी भी स्टार्टअप को रेवेन्यू नहीं मिलता है। आप आने वाले 3 साल तक आप सिर्फ और सिर्फ अपने ग्राहक तक पहुंच बनाने के लिए आप माथा लगाइए ना। पैसा क्यों, पैसा कमाने के लिए तो पूरा उम्र बाकी ही है, पहले आप एक ब्रांड बन जाइए ना। हम लोग को याद है 2016 से लेके 2018 तक, 18 के बाद तो 1 साल के लिए हमारी कंपनी बंद हो गई थी, बहुत बड़ी समस्या में हम लोग उलझ गए थे। फिर भी अगर हम लोग स्टार्ट किए 19 में, तो 2016, 17 और 19 ये 3 साल तक हम लोग 1 रुपए नहीं कमाया। और उसके बाद जब हम लोगों को लगा नहीं अब हमारी कंपनी ब्रांड बन गई है, अब इसे एक्सप्लोर करना है, तो एक्सप्लोर कैसे करेंगे, उसके लिए तो चाहिए ही चाहिए रेवेन्यू। तो फिर हम एक्सप्लोर करना शुरू किया। और जहां तक हम आपका जो सवाल था, आपका सवाल था
जो एक बार उसको फिर से रिपीट कीजिएगा, लास्ट इस वर्ड जो था आपका हाँ सवाल कि का। कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के बाद ही आगे बढ़ने में मजा आता है, ऐसा क्यों है? कॉन्फ्लिक्ट के साथ क्यों नहीं हम लोग जी सकते हैं? देखिए, हम लोग अभी जो देख के जो लोग देख रहे हैं, जो पहचान नहीं पाते हैं, अगर पहचानेंगे तभी ना हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। किसी भी प्रकार का अगर समस्या आप फेस कर रहे हैं, जब तक उसको समझेंगे नहीं तब तक उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। जा रहा है आवाज क्या? हेलो। जी सर, जी सर, जी सर। हाँ। जब तक हम उस समस्या को समझेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तब तक हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। हम देखते हैं मार्केट में बहुत सारे लोगों से हमारी बात होती है, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो मैसेंजर पे हमको मैसेज करते हैं, जो सर आपसे कुछ डिस्कशन करना है, हम स्टार्ट किए थे बट नहीं चल पाया, बंद कर पा रहे हैं। तो लोग समस्या तक पहुंच ही नहीं पाते, मतलब मेन पॉइंट क्या है जिसके लिए उनको लग रहा है जो ये बहुत बड़ा चैलेंजेस है हमारे लिए, वहां तक नहीं पहुंच पाते। हमें दूसरों को पढ़ के, हमको जो है ना किताब पढ़ के धंधा नहीं करना है, किताब पढ़ के किसी समस्या का सॉल्यूशन नहीं निकालना है। अगर बिजनेस करना है तो हमें अपने ग्राहकों को पढ़ना होगा, हमें उनको पढ़ना होगा, उनको क्या चाहिए, वो किस हिसाब से चाहते हैं। हमको अच्छा लगता है, हमको मन करता है जो हम ऑडी कार चढ़ाएं, लेकिन हमको मन करता है तो हम ग्राहक को थोड़ी चढ़ा सकते, हमको पता है जो ऑडी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे लोग अभी, तो हम ऑडी लेके जाएंगे तो ये तो मेरा बेवकूफी है। हम वही स्विफ्ट डिजायर लेके जाएंगे जो लोग उसको अफोर्ड भी करें और धड़ल्ले से उपयोग भी करें। तो लोगों को समस्या समझनी होगी, लोगों को जो चैलेंजेज आ रहा है उनको समझना होगा, उसके बाद ही इसका कुछ सॉल्यूशन निकल सकता है। और सॉल्यूशन निकालना बहुत इजी है। हम ऐसा थोड़ी है जो हम लोग समस्या फेस नहीं किए, हम लोग चैलेंजेस फेस नहीं किए। हम लोग तो इतना चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, जो हमारे कंपटीशन में कोई मार्केट में खड़ा होना चाहता है तो वो अपना बेहतर करने के लिए नहीं चाहता, हमें गिराने के लिए चाहता है। तो हमको अच्छा लगता है जो भाई हमारा फोकस है काम करने पे, उसका फोकस है मुझे गिराने पे, तो अच्छा लगता है हमको। कम से कम ध्यान तो भटका हुआ है ना। हम्म। कहने का मतलब ये है जो अगर आपको बढ़ना है आगे, तो आपका अगर कॉम्पिटिटर मार्केट में है, आपका कंपटीशन मार्केट में है, तो आप उसे गिराने पे माथा मत लगाइए, अपने आप को उससे बेहतर करने पे माथा लगाइए। गिराने पे तब तो आप अपना एनर्जी को यूज मतलब नेगेटिव ऊर्जा में कन्वर्ट करके यूज कर रहे हैं। आपको अपना उठना है या उसको गिराना है। यहाँ ज्यादातर लोग यही करते हैं, अरे कंपटीशन है, कुछ ना कुछ उसको लोचा लगाए वो गिर जाए। तो ये चीज बहुत ज्यादा होता है। हमारा एक मित्र था पटना में ही, वो स्टार्टअप किया था, और उसी इंडस्ट्री में कोई और भी था स्टार्टअप। तो हमको बहुत दुख भी हुआ सुन के इस बात का। वो बोला जो किसी क्लाइंट से कंज्यूमर कोर्ट में ये करवा दिया, उसका जो कॉम्पिटिटर था। तो ये सब चीज इससे नहीं होना। अगर आप चाह रहे हैं कि मेरा एक छत्र राज होगा तो असंभव है ये। कोई भी 100% मार्केट पे आज तक राज कर सका है? आप 1-2% लोगों तक पहुंच जाइए ना, आप ट्रस्ट बनाइए ना लोगों के बीच में। हम बड़ा बड़ा कंपनी बिहार में काम कर रही है, आज 12 साल से 2 बड़ी कंपनी बिहार में काम कर रही है पटना शहर में। हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि सेम सेगमेंट का है। लेकिन क्या कारण है जो 12 साल काम करने के बाद भी बिहार के मार्केट में वो एक्सप्लोर नहीं कर पाया बिजनेस को? दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, बहुत सारे ऐसे शहर हैं हमारे पास जिसमें अच्छा पोटेंशियल है, लेकिन एक्सप्लोर क्यों नहीं कर पाया? उसका कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना। बहुत बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा टीम है, बहुत बड़ा कैपिटल है उसके पास, फिर भी एक्सप्लोर नहीं कर पाया। उसका रीजन यही है जो बिहार के मार्केट को अभी तक वो लोग भी ठीक से रीड नहीं कर पाए हैं। हम लोग देखते हैं ना, यहाँ एक हम लोग जो हमारा जो अपना अनुभव है, हम लोग एस्टिमेटेड फेयर, जब भी मोबाइल एप्लीकेशन पे किसी टैक्सी का फेयर दिखाया जाता है तो वो एस्टिमेटेड फेयर होता है अकॉर्डिंग टू गूगल डिस्टेंस। गूगल से हम पूछते हैं जो फलाना जगह का डिस्टेंस क्या है, कितना टाइम लगेगा जाने में, उसके बिहाफ पे वो एस्टिमेटेड फेयर जनरेट करता है। अब जब आप रियल में ट्रेवल करेंगे ना, तो पता चलता है जो रूट गूगल दिखा रहा था उस रूट पे पत्थर रखा हुआ है या अतिक्रमण किया हुआ, रूट चालू नहीं है, उस पर गड्ढा है, घूम के जाना पड़ेगा। ऐसे में फेयर बढ़ जाता है। तो लोग लड़ने लगते हैं, लोग झगड़ने लगते हैं, तो नहीं दिखाया इतने। लोगों को भी जागरूक होना होगा। यहाँ 2x और 3x फेयर कोई समझ पाएंगे? डायनेमिक फेयर कोई समझ पाएंगे? अगर डायनेमिक फेयर लगा देंगे तो कल जूता से मारेगा ड्राइवर को, लोग बोलेगा ये डायनेमिक फेयर का होता है। जबकि आप चले जाए मेट्रो सिटी में, अगर बारिश हो जाए ना तो 2x 3x फेयर पे काम करता है टैक्सी वाले। इस चीज को जान रहे हैं ना और जी समझ रहे जी हैं ना जी। आप? जी। और यहाँ अगर बिहार में दरभंगा से हम किसी को मधुबनी भेजेंगे, आज 700 रुपया का फेयर आया, और कल किसी हैवी लोड राइड के कारण जो है उसको हम
2x में कन्वर्ट कर दें, तो जो चढ़ के जाएगा वो पैसों नहीं देगा, ड्राइवर को वहां बांध के रखेगा, बोलेगा भला मालिक को कहाँ है तुम्हारा। नेचर है यहाँ का बिहार। क्योंकि हम देखते हैं जो हमारे जो ग्राहक हैं वो यहीं के लोग हैं ना, तो हम तो यहाँ के लोगों को पढ़े हैं, यहीं का बेटा है, हम भी इसी मिट्टी में रहे हैं, हम भी देखे हैं जो जिसको क्या कहा जाए उसको, जो शाम में कमा के आएंगे तब खाना बनेगा घर में, वो भी आपको ज्ञान दे देगा जो आपकी आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर बन सकती है। तो हम तो उन लोगों के साथ भी बैठे हैं, हम तो उन लोगों के साथ भी बैठे हैं जो लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाया, आपके एक असफलता, एक चूक से वो आपको बहुत बड़ा फॉल्टर डिफॉल्टर मान लेगा और बोलेगा नहीं तुम निकम्मा हो। वो अपना निकम्मा, वो चाहता है जो मैं निकम्मा हूं तो तुम भी निकम्मा हो जाओ। फैक्ट है ये, इस चीज को भी हम झेले हैं और कड़वा सच है ये, कुछ लोगों को खराब भी लगेगा। हम लोग देखें बिहार में इतना प्रतिभा है ना आदित्य जी, इतना प्रतिभा है, अगर थोड़ा सा यहाँ का लोग उसको पुटअप कर देना तो आने वाले समय में बिहार पूरे इंडिया को एंटरप्रेन्योरशिप में लीड करेगा, और ये मेरा दावा है। और करेगा क्योंकि हमसे हार्ड वर्क कोई कर ही नहीं सकता है, ये चैलेंज है। हम आज भी 4 बजे सुबह सोते हैं, भले ही 8 बजे दिन में उठते हैं, 9 बजे दिन में उठते हैं, लेकिन सोते हैं 4 बजे सुबह, क्योंकि हमें हार्ड वर्क करने का हम आदी हो गए हैं। हम लोगों को लगता है नहीं हमारा जो लक्ष्य है, हमको अगर नेता बनना होता है तो हम पूरा ताकत झोंक देते हैं उसमें, हमको अगर अपराधी बनना होता है तो हम पूरा ताकत झोंक देते हैं उसमें, हमें एंटरप्रेन्योर बनना होता है तो हम पूरा ताकत झोंक देते हैं। जिस फील्ड में हम जाते हैं ना, हम पूरा ताकत झोंक के जाते हैं। तो कहाँ है हमारे में, ठीक है फील्ड अलग है, अपराधी का अलग फील्ड है, नेता का अलग फील्ड है, एंटरप्रेन्योर का अलग फील्ड है, तो सबका सब एक कला ही ना। जी 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 सर, आपके जैसे सब सोचने लगे तो बिल्कुल सही बात है कि बिहार आने वाले समय में एंटरप्रेन्योरशिप ये जो हमारे कंट्री में है उसको जरूर लीड करेगा। आप बिल्कुल सर, करेगा। सर मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे इंडिया में फर्स्ट वेव आया कोरोना का, सेकंड वेव आया, अब जैसे चल रहा है लग रहा है थर्ड वेव भी आ जाए, तो बार बार लॉकडाउन हुआ, बार बार रिस्ट्रिक्शंस लगे, तो इसमें तो बहुत सारे बिजनेसों को बहुत सफर करना पड़ा। तो आप लोग को क्या क्या सफरिंग्स हुआ, आप लोग का क्या क्या प्रॉब्लम्स था, क्या क्या चैलेंजेस था, और कैसे आप लोगों ने इस टाइम को झेला? अगर ईमानदारी से कहें तो सबसे पहले जो ये कोरोना आया, बहुत सारे लोगों को लगा जो सब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ठप था, तो आर्यागो की गाड़ी चल रही थी, हम लोग सर्विस दे भी रहे थे, इवन भले ही 30% ही हम लोग का सेल्स था, लेकिन सेल्स था हम लोगों का। तो ये जो कोरोना आया ना, उसमें हम लोग को लगा जो अगला फर्स्ट वेव जब आया था, फर्स्ट वेव जब आया था उस समय 1 महीने के लिए लगा जो अब कोई रास्ता नहीं बचा है, अब हम लोग गिर जाएंगे। हम क्योंकि लाइबिलिटीज तो थी कंपनी की, एक स्टार्टअप को महीने के एंड में 10 तारीख के बाद 11 तारीख को उसके अकाउंट में बैलेंस 0 हो जाता है, क्योंकि उसका सारा शेड्यूल फिक्स रहता है जो हम कितना खर्च करेंगे, किस क्षेत्र में खर्च करेंगे। तो बैंक बैलेंस नहीं होता है किसी भी स्टार्टअप के पास। जब हमारा आपको लगेगा जो अगले महीना मेरा सेल ही नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है आपका एनर्जी लेवल जो है सो थोड़ा नीचे चल जाएगा। चैलेंजेज आया, बट हम लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी भी एक था। अपॉर्चुनिटी इस एंगल से था जो जब इस आपदा को ट्रांसपोर्टेशन क्षेत्र के अलग अलग कंपनियां, अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर अवसर के रूप में माना, अलग अलग एक्स्ट्रा चार्जेस लगा के, या कोई अगर 100 किलोमीटर का डिस्टेंस था तो 10-10 हजार रुपया डिमांड करता था टैक्सी का किराया, उस जगह पे भी हम लोग उसी प्राइस में, जिस प्राइस में कोविड से पहले हम लोग सर्व करते थे सर्विस को, उसी प्राइस में दिए। तो इससे माउथ पब्लिसिटी हम लोग का बहुत ज्यादा हुआ, लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हुआ, और उसी का नतीजा है जो लॉकडाउन से पहले आर्यागो 100 फ्लीट ऑपरेट करती थी, और लॉकडाउन पीरियड 1 साल बीतते ही आर्यागो आज 350 से 400 के बीच में फ्लीट ऑपरेट कर रही है। तो पहले इसको पहला फेज में दिक्कत उसी के लिए आया, ये लॉकडाउन दिक्कत बन के उन्हीं के लिए आया जो इसको चाहे रेवेन्यू के रूप में समझ के ले लिया हो, जो हमको बहुत पैसा अर्न करना है, लोगों को मजबूरी है तो उसका फायदा उठाना है। अब बहुत सारे ऐसे भी स्टार्टअप है जिनका सेल ही नहीं हुआ है, तो उनका तो कुछ कह ही नहीं सकते, उनको तो बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप फाउंडर से हमारी बात हो रही है जिनका स्थिति बहुत ही खराब हो गया है, सरकार भी कुछ ध्यान नहीं दे रही है, बैंक का लायबिलिटी है, लोगों का लोन है, एक्सपेंस जो है सो वो चल रहा है। एक कई सारे ऐसे मित्र हैं जो जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका 1.5 लाख से 2 लाख रुपया महीने का ऑफिस एक्सपेंस है और उसका सेल 0 है, तो ऐसे लोगों को तो समस्या हुई है।
बट हम लोग को जो समस्याएं हुई तो हम लोग अपने तरीके से, अपने टीम का जो बुद्धिमानी था, उस बुद्धिमत्ता के सहयोग, सभी लोगों के सहयोग से, प्लानिंग से इस पे हम इसको मात दिए हम लोग, और हम लोग के लिए ग्रोथ ही हुआ है। हम लोग को कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ है कोविड से। बहुत अच्छा लगा जानकर कि फर्स्ट वेव से दूसरे वेव के समय आप लोगों का फ्लीट 100 से 350 हो गया, और उम्मीद करते हैं कि ये 350 3,500 भी हो जाए और 3.5 लाख भी हो जाए एक दिन। तो सर अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे स्टार्टअप के समय जो दिक्कतें आती है उसमें से एक दिक्कत ये भी होता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज की, जैसे आपने कहा रेवेन्यू जनरेट करना। तो जब आपने स्टार्ट किया तो आपको क्या क्या फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए और आपने कैसे उस फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर किया, क्या क्या स्ट्रैटेजीज थी आपकी जिससे रेवेन्यू जनरेट हुआ स्टार्टिंग में? देखिए, हम जब इसको स्टार्ट किए थे ना, उस समय हमारे पास कुछ सेविंग था, क्योंकि पटना में हम काम करते थे, कंस्ट्रक्शन लाइन में थे, तो 5-6 लाख के आसपास हमको सेविंग था। पहले हम एक कार खरीद लिए थे। तो जब हम मार्केट में आए और लोगों के पास गए, जो हमको कुछ गाड़ी चाहिए जिसमें इससे जोड़ेंगे, मेरा ये प्लान है, तो हमको तो मार्केटिंग करना, चूंकि गांव से किए थे, तो गांव का लेवल क्या होता है स्टार्ट करने का? बैनर और पोस्टर, छोटा छोटा लेवल होता है। पंपलेट छपवा दिए, बंटवा दिए, तो हमको लगता है 10 से 15 हजार में ही मेरा गांव में एडवर्टाइजमेंट हो गया था। और उसी गांव में हम अपना एक गाड़ी से स्टार्ट किए थे, और अगले 3 महीने तक खुद से हम ड्राइव किए थे। 200, 250, 300 रुपए में कार पे चढ़ जाना, ये एक अलग अनुभूति था हम लोगों के लिए, अनएक्सपेक्टेड था हमारे गांव के लोगों के लिए। कई लोग ये भी कहते थे जो दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गया है, 10 लाख का गाड़ी लेके 250 रुपए में उसको चला रहा है, 300 रुपए में चला रहा है। तो लोगों को वो 250 और 300 रुपए दिख रहा था, लेकिन हमको दिख रहा था कि ये 250-300 रुपए से 250-300 करोड़ तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। तो आपको अगर कभी भी लोग कह रहा है जो तुम ये क्या कर रहे हो, तो हमारा यही मानना है जो आप उसके पास जाके अपना एक्सप्लेन ना करें, जो हम ये कर रहे हैं, मेरे पास ये प्लान है, इससे ये हो जाएगा। उसमें क्या होगा ना, हमारे यहाँ लोगों को अगर आप समझ में आ गए तो बेहतर है, नहीं समझ में आएंगे तो उसकी नजर में आप पागल हो जाएंगे। जी। ठीक है, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे लोग। हो सकता है सामने वाला हमसे ज्यादा समझदार हो, या समझदारी वाला बात क्या हो, हमें समझ में नहीं आ रहा है, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। हर आदमी यहाँ समझदार है, तो इसीलिए बेटर है आप मत समझाइए। तो हम लोग उस समय गाड़ी हम लोग के पास था नहीं, ये गाड़ी था। बाद में जब गाड़ी वाले के पास गए तो गाड़ी वाला गाड़ी देने के लिए नहीं तैयार होता था। जो मेरा सेविंग था उसी से 2-3 सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदे और उसको स्टार्ट किए। धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड होते गया। बहुत बड़ा फाइनेंशियल हमको नहीं उस समय जरूरत पड़ा, क्योंकि हमारा जो था आप सोच के जो हम काम कर रहे थे, जो हम रेवेन्यू, चूंकि गाड़ी अपना था ना, तो 25 से 30 हजार रुपया तो महीना उससे आना ही था। फिर 2 गाड़ी खरीद लिए, माइंड में सेट कर लिए 20-25 हजार रुपया आएगा, तो 50 हजार रुपए भी हम महीने अगर लगाएंगे अपने कंपनी में, तो मेरा बिजनेस एक्सप्लोर हो सकता है। तो हम लोग 2018 तक, 17 तक किसी से कोई पैसा नहीं लिए। संजोग से स्टार्टअप वाला में हम अप्लाई किए थे और उस समय हमारा सिलेक्शन हो गया। तो वही 7,62,000 या ऐसे 63,000 के आसपास हम लोग को उस समय सीड फंड मिला था, जिस सीड फंड को उपयोग करके कंपनी को उस आकार में देखकर 3 जिला में पहुंचा दिए थे। लेकिन वही चारों बगल से जो जब ऋषि मुनि तपस्या करते थे ना उस समय में, तो राक्षस प्रवृत्ति के लोग, राक्षस सब आ जाते थे ना उस तपस्या को भंग करने के लिए। तो आज भी ये कल्चर है, अगर आप कोई तपस्या कर रहे हैं, आप अपने गोल की तरह फोकस किए हुए हैं, किसी से बात नहीं करेंगे, किसी से चित नहीं करेंगे, किसी से मिलेंगे नहीं, तो उसमें भी कुछ राक्षस प्रवृत्ति के लोग आपको गिराने के पीछे माथा लगाना शुरू कर देंगे। और इसमें लोग सफल भी हुआ, हम गिर भी चुके थे। हम तो जिस कंपनी को खड़ा किए थे 3 जिला में स्टेब्लिश कर चुके थे, और फिर से जीरो पे आ गए थे। 1 साल कंप्लीट सब कुछ ठप हो गया था। फिर से स्टार्ट किए, हिम्मत नहीं हारे, और दोबारा जब स्टार्ट किए तो माइनस से स्टार्ट किए थे हम, और दोबारा हमको इन्वेस्टमेंट का जरूरत पड़ा। और संजोग से पहला बार जो स्टार्ट किए थे हम, तो उसको हम उस जगह पे पहुंचा दिए थे जो लोगों का ट्रस्ट जो है सो बिल्ड हो चुका था हमारे प्रति, हमारे कंपनी के प्रति। तो कुछ लोगों के पास गए, उसमें हमारे एक मित्र हैं धीरज सिंह जी हैं, उनके पास बातचीत हुआ और बोले जो हमारी कंपनी को पुनः हमको खड़ा करना है। तो बोले ठीक है आप कीजिए, आपको फाइनेंशियल जितना हेल्प चाहिए हम देंगे। और फाइनेंशियल हेल्प वो किए बेचारे हमको, और आज उन्हीं का नतीजा है, जो उन्हीं के फाइनेंशियल हेल्प से 2019 में जो हम लोग को हेल्प किया, आज कंपनी इस पोजीशन पे पहुंची है। और आज इस जगह पे कंपनी पहुंच चुकी है, जो अब हम लोग को 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट का ऑफर आ रहा है। वाह सर, इस सुन के बहुत अच्छा लगा। आपकी जो समझाने की का तरीका है वो सर गजब है। हम सुन रहे हैं तो
बस सुनते ही चले जा रहे हैं, कुछ बोलने का मन ही नहीं कर रहा है। तो सर अगला क्वेश्चन ये है कि ऐसा बहुत बार सुनने को देखने को मिलता है कि कभी कोई कस्टमर या क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं होता है, तो फिर वो लोग चिक चिक और हंगामा करते हैं, जैसे आपने बताया कि उसने कंज्यूमर कोर्ट में केस करवा दिया। तो ऐसा अनसेटिस्फाइड कस्टमर या फिर कुछ ऐसा आपके साथ भी हुआ है, कोई किस्सा अगर हुआ है तो प्लीज देखिए, आप शेयर कर सकते हैं। 10% 10% जो है ना, कभी भी आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करने के लिए जाएंगे तो 100% कस्टमर को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। 10% जो रेशियो होता है, ये असंतुष्ट ग्राहक का रेशियो आपके पास रहेगा। क्योंकि होता क्या है ना, हम जब कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, कोई भी सामान, तो हमारे यहाँ की बात करते हैं, इस मार्केट की बात करते हैं, तो हमारे माइंड में सेट हो जाता है जो ये पैसा दुकान वाले को ही गया है। अरे फलनवा दुकान को 7,000 में मोबाइल खरीदे हैं, जबकि हकीकत ये है जो उसको उसमें 5 से 7% का ही प्रॉफिट हुआ है, वो भी कहीं से खरीद के लाया है और बेचा है। वही सीन हम लोग के साथ भी हो रहा है कि हम लोग अगर किसी को सर्विस डिलीवर्ड कर रहे हैं, वो 2 घंटा कैब उपयोग किया, अगर उसका 500 रुपए का बिल आया, तो आदित्य जी उसी 500 रुपए में एक एम्प्लॉय भी उसके साथ काम किया 2 घंटा। उसी 500 रुपए में गाड़ी का फ्यूल भी है, जो पेट्रोल दिनों दिन महंगा होते जा रहा है। उसी 500 रुपए में गाड़ी का इंश्योरेंस भी है, फिटनेस भी है, रोड टैक्स भी है, परमिट भी है। उसी 500 रुपए में गाड़ी का ईएमआई भी है, उसी 500 रुपए में गाड़ी का मेंटेनेंस भी है, और उसी 500 रुपए में वो जो गाड़ी दिया है उसका प्रॉफिट भी है, और उसी 500 रुपए में हमारा जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है, उसका भी प्रॉफिट। तो हम लोग तो इतना सारा कॉस्ट उसमें छुपा हुआ है, लोग इस चीज को नहीं समझ पाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे अभी एग्जांपल देते हैं, हमारी जो मिनी कैटेगरी की गाड़ी है, जो हम मिनी कैब हम लोग लेते हैं, तो मार्केट के जो गाड़ी है उसमें जो वो फ्यूल चार्ज लेता है, 10 किलोमीटर के पर 1 लीटर तेल लेता है, तो 10 रुपए किलोमीटर फ्यूल हो गया। और उसके अलावा 1500 हजार, जिसका जैसा मार्केट बना हुआ है वैसा वो प्राइस लेता है। हमारा मिनी कैब क्या करता है, जितना आपको फ्यूल का कॉस्ट लगता है ना, उतने में आपका राइड कंप्लीट करा देता है। लोगों को इसमें भी सवाल लगता है, जबकि हम लोग क्या किए हैं, फ्यूल का कॉस्ट जो होता है, जो एक्सपेंसेज है, वो तो हमको भी वही लग रहा है जो सामने वाले को लग रहा है, जो दूसरे आदमी को लग रहा है। हम किसमें प्रॉफिट, कस्टमर को किसमें सेविंग करा सकते हैं? हम अपना मार्जिन में कर सकते हैं, गाड़ी के मार्जिन में कर सकते हैं। तो जो गाड़ी का रेंट पहले होता था ना 12 आवर का, अगर आप 2 घंटा के लिए भी लेंगे तो 12 घंटे का चार्ज लगता था 1,000-1,200, 1 घंटा के लिए भी लेंगे तो 1,000-1,200 लगता, उसको हम लोग आवरली कर दिए, पर मिनट कर दिए। तो थोड़ा सा कभी कभी होता है, बहुत सारे लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है 2 वे फेयर क्यों चार्ज करते हैं। तो ये तो दिल्ली नहीं है ना, जो एक चौराहा पे किसी को छोड़ दिया, दूसरा चौराहा पे दूसरा कस्टमर मिल गया। यहाँ होता है जो एक शहर में किसी को उठाए, किसी गांव में जाके किए, और उस गांव में आज ही बुकिंग नहीं मिलेगा, 3 दिन बाद मिलेगा उस गांव से एक फिर बुकिंग। तो क्या करेंगे, 3 दिन तक उस गांव में उस गाड़ी को खड़ा रखेगा? तो जो बड़ी कंपनी भी है वो भी शहर से बाहर निकलती है, तो वो आउट स्टेशन राइड काउंट हो जाता है, उसमें 2 वे फेयर काउंट होता है। और जैसे अब हम 1 वे कुछ रूट पे दे रहे हैं, तो जहां हमारे पास वॉल्यूम रहेगा, जो जाना और आना दोनों साइड से पैसेंजर फिक्स है, वहां हम कस्टमर को भी बेनिफिट दे सकते हैं। तो बहुत सारे कस्टमर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वो अपने कन्वीनियंस के बारे में सोचते हैं, भले ही आप उसको फ्री में सर्विस दे दीजिए। मेरा ये मानना है, हम देखें इस चीज को। अब मान के चलिए 250 रुपए में लोग 10 किलोमीटर का सफर कर लिया, उसी 250 रुपए में आधा घंटा तो वो जो सफर किए 10 किलोमीटर वो समय लगा, क्योंकि गांव है, यहाँ शहर तो दिल्ली है नहीं तराटे भरेगा। यहाँ रोड पे गाय भी बंधा हुआ रहता है ना, तो वो गाय तब तक नहीं हटाएगा जब तक आप उतर के उसको नहीं जाएंगे, भैया थोड़ा गाय हटा दीजिए। फैक्ट है, ये समस्या है, ये सब चीजें। तो समय तो लगता है, चैलेंजेस तो है। अब उसी 250 रुपए में आधा घंटा गाड़ी को जाने में लगा, आधा घंटा गाड़ी को आने में लगा, और कहीं और से चल के कस्टमर को पिकअप करने में लगा, तो 1 सवा घंटा का ड्यूरेशन खत्म हो जाता है। तो आजकल राजमिस्त्री भी रखते हैं ना, तो वो भी 600 रुपया पर डे लेता है दिहाड़ी, और 8 घंटा काम करता है। फिर किसी ड्राइवर को, जो एजुकेटेड ड्राइवर है, जो एक्सपीरियंस ड्राइवर है, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, अनुभव है गाड़ी चलाने का, उसको हम लोग कैसे रख सकते हैं? 12 घंटा के लिए कम से कम तो उसको 12,000-14,000 रुपया सैलरी देना होता है। तो पर आवर तो उसका भी मोटा मोटी 100 रुपये पड़ जाता है, 80 रुपये पड़ जाता है। तो उसका चार्जेस हम लोग कहाँ से लेंगे? कोई भी कंपनी, आदित्य जी, अपना दादाजी का प्रॉपर्टी बेच के कस्टमर को सर्विस डिलीवर्ड नहीं करता है। वो उसका जो बिजनेस पॉलिसी होता है वो यही होता है, जो हमारा जो मार्जिन है, प्रॉफिट है, हमारा जो एक्सपेंसेज है, सबको जोड़ के वो बनाता है। कहीं गलत बोल रहे हैं हम? नहीं सर, बिल्कुल कब सही। तक देगा? कब तक देगा? प्रॉपर्टी बेच के क्यों देंगे सर्विस?
हम तो वही, हम अगर पेट्रोल खरीद रहे हैं मार्केट से, हमको तो सब्सिडी नहीं मिलता है। ऐसा जी तो नहीं है जो हमारे जो सरकार है वो बोले स्टार्टअप को सब्सिडी मिलेगा पेट्रोल में, जितना चलाइए उतना कम मिलेगा। हमको भी वो खरीदना पड़ता है। तो जो सामान हम खरीद रहे हैं उस सामान पे हम आपको कंसेशन कैसे कर सकते हैं, जबकि हम उसी प्राइस में थे। हमारा जो मार्जिन है हम उस पे आपको कंसेशन कर सकते हैं, उस पे हम विचार कर सकते हैं, उस पे। तो बहुत सारे लोग हैं जो, एक बार तो ऐसा भी हुआ था, जो एक कस्टमर थे जो हमसे ऑफिस में बहुत देर तक बात हुआ, उसका 70 किलोमीटर वो कहीं गए हुए थे, तो उसका 1620 रुपए का बिल आया। तो ड्राइवर उससे बोले सर 1620 रुपए बिल आया। तो वो बोलता है अरे 1500 रुपए में ऑटो वाला हमको छोड़ देता था, हम फिर कैब लेके क्यों आए। मतलब उनको 120 रुपए जो ज्यादा लगा, उसमें वो ऑटो और कार को कंपेयर कर बैठे, जो हाँ से चले जाते 120 रुपए। मतलब ये लोगों को समझना होगा ऑटो में और कार में क्या फर्क है, कितना कंफर्टेबल होता है, क्या कन्वीनियंस मिलता है हमको उसमें ट्रेवल करने में। तो थोड़ा थोड़ा है एजुकेट करना पड़ेगा। हम खुल के बोलते हैं, हमको ये नहीं लगता है जो लोग क्या सोचेंगे, जो फैक्ट है। क्योंकि हम भी तो यही के हैं ना, हम अपने लोगों के बारे में बोल रहे हैं। हम जो चीज एनालिसिस किए हैं, जो चीज हम रीड किए हैं, वो 3 तरह के हमारे यहाँ ग्राहक होते हैं। स्टार्टअप को समझना होगा, एक एजुकेटेड, एक वेल एजुकेटेड और एक साक्षर। समझ रहे हैं ना हमारी बात को। जी तो जी जो जी एजुकेटेड होते हैं वो सिर्फ अपना बेनिफिट नहीं देखेंगे, वो हमेशा देखेंगे जो हमको जो सामान बेच रहा है या जो सर्विस दे रहा है उसको भी सेविंग हो रहा है कि नहीं, क्योंकि वो मेरे लिए फ्री में थोड़ी काम करेगा, उनका भी उसमें प्रॉफिट है। जो शिक्षित होते हैं वो लोग भी अगर समझा देते हैं आप जो सर मेरा टैरिफ ये है, वो समझ जाते हैं। और जो साक्षर होते हैं ना, जो एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है, डिग्री है उनके पास में, वो आपको कंज्यूमर कोर्ट भी दिखाएंगे, वो आपको लीगल भी पढ़ाएंगे। होने जाने वाला कुछ नहीं है। अरे भाई आप प्रमोट कीजिए ना, आप कंपेयर कीजिए जो मार्केट में करते तो हमको क्या चार्जेस लगता है और यहाँ क्या लगा है। अब आप सहरसा और बिहार, सुपौल, मधेपुरा को आप दिल्ली से कंपेयर कर रहे हैं। दिल्ली अभी बन पाएगा? सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, दरभंगा कभी बन पाएगा? हम लोग कितनों कोशिश कर लेंगे, मेरे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारा शहर का भौगोलिक स्थिति वैसा नहीं है जो हम दिल्ली और मुंबई बना देंगे। वहां गाड़ी का मेंटेनेंस कम होता है, वहां सीएनजी मिलती है, वहां पे है जो फर्राटा भरता है रोड पे, 15 किलोमीटर जाने में 20 मिनट का समय लगता है, यहाँ 15 किलोमीटर जाने में 1 घंटा का समय लगता है। तो जी जो जहां जिस हिसाब से हमें मिलेगी, एफर्ट मिलेगी, हम उसी हिसाब से वहां काम करेंगे। जी जी बहुत सारी चैलेंजेस है बॉस, ऐसा नहीं है। और सब लोगों को है, हर एक स्टार्टअप को चैलेंजेस है। हमको ज्यादा है क्योंकि हम रूरल क्षेत्र को ज्यादा टारगेट करते हैं। जी। तो जैसे इसमें ये भी कहा जाता है स्टार्टअप करने के समय कि रिस्क लेना पड़ता है, जैसे आपने अपना कंस्ट्रक्शन कंपनी में नौकरी छोड़ा तो वो भी एक रिस्क ही था। तो आपके हिसाब से आर्या को शुरू करने के समय सबसे बड़ा रिस्क क्या था जो आपने लिया? सबसे बड़ा रिस्क था हमारे पास हमारे फैमिली को समझाना। क्योंकि जो परिवार के लोग थे, माँ, बाबूजी, पत्नी, और उस समय सबसे बड़ा बात था जो 3 महीना पहले बेटी हुई थी। तो समझ रहे हैं ना, आजकल अगर हम्म। गांव घर में जब बेटी हो जाता है ना, तो सबसे पहले कहता है बच्चा आप संभल जाओ, अब जो है तुम्हारा खर्च जो है तुमको सेविंग करना शुरू कर दे। जब लोगों के मुंह से ये शब्द निकलता है अब तुमको बचत करना होगा, तुमको बेटी हो गया है, तो उस समय आप चेंज कर रहे हैं और घर वाले को कह रहे हैं नहीं अगला 3 साल के लिए हम एक भी पैसा नहीं कमाएंगे, हम फ्री में अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो उनको कन्विंस करना बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। और कन्विंस हम कर भी लिए हैं बहुत हद तक। खास करके इसमें वाइफ को भी कन्विंस करना बहुत जरूरी था, जो पहले पटना में रह के सप्ताह में एक दिन बाहर खाना खाने के लिए जाती थी, पटना घूमती थी, गैस पे खाना बनाती थी, फ्लैट में रहती थी, उसको फिर से चूल्हा पे बैठा दिए लाके। उसके बाद जो है उसको, समझ रहे हैं ना हमारी बात को, यस। तो वो जो प्रमोशन था उसका, उसको डिमोशन करा दिया। तो उसको मनाना सबसे बड़ा मेरे लिए चैलेंजेस था, लेकिन हम बना लिए। बाकी और हमको चैलेंज कुछ भी नहीं लगा। अगर आप ठान लेंगे ना, अगर आपके अंदर जिद हो जाएगा ना किसी चीज को करने का, और पागल, जिस दिन आपको लोग पागल कहने लगेंगे ना, आप समझ जाइए हम सही दिशा में जा रहे हैं। सर यही कन्विंस करने का नतीजा है कि आज आपको 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है ये सब सुनकर। अच्छा, आपके नजर में जिस तरह के एंटरप्रेन्योर आप हैं जो कि मेनली रूरल मार्केट और सेमी अर्बन मार्केट को फोकस करता है, और वही सेमी अर्बन और रूरल मार्केट में ही यहाँ बिहार में कल्चरल टूरिज्म मेनली एग्जिस्ट करता है,
तो ये कल्चरल टूरिज्म से आपके कैब सर्विस को कितना फायदा हुआ है? देखिए, अभी हम लोग जिस हिसाब से प्रमोट कर रहे हैं, जिस हिसाब से टूरिज्म प्लेस को प्रमोट किया जा रहा है, सही जगह निशाने नहीं लग रहा है। ठीक है, इसलिए नहीं लग रहा है, जो हमारा जो रूट कनेक्टिविटी है, हर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं टैक्सी। अगर हम 10,000 रुपए का जॉब कर रहे हैं कहीं, तो हम टैक्सी अफोर्ड करके हम कहीं टूरिज्म प्लेस पे, अगर बिहार के लोग हैं तो नहीं जाएंगे। और बिहार में टूरिज्म को अगर ये लोग बढ़ावा दे भी रहे हैं, तो बॉस मेरा मानना है, बहुत लोगों को बुरा लगेगा, मेरा मानना है जो टूरिज्म बिहार में अभी नहीं बढ़ेगा। हम लोग याद है, हम लोग कलकत्ता जाते हैं होटल मीटिंग में, तो वहां एक ही शब्द कहता है, बिहार के लोग, बिहार के कंपनी के सारे लोग चले जाते हैं वेस्ट बंगाल मीटिंग करने के लिए, बोलते वही जाएंगे, वही घूमेंगे, वही घूमने का अच्छा, जबकि उससे अच्छा जगह है हमारे पास घूमने का। यहाँ हम कंपनी का मीटिंग नहीं करवाते हैं, कोई कंपनी नहीं करवाता है। बिहार में बहुत सारी कंपनी काम कर रहा है, कोई भी मीटिंग किसी का होता है तो बंगाल चला जाता है, झारखंड चला जाता है, क्योंकि यहाँ शराब बंद कर दिया है। जबकि टूरिज्म प्लेस इसी पे चलता है, ये हमारा मानना है। क्योंकि जो लोग बाहर से आएंगे, कोई कंपनी का टीम आया, घूमना है, हमको फिरना है, जाना है, फैमिली को लेके हम कहाँ जाएंगे? बिहार में हम हैं, कहाँ जाएंगे? एक एक शहर से कितना टूरिज्म प्लेस निकलेगा? बाहर के लोगों को बुलाना होगा हमें बिहार में, तब हमारा टूरिज्म जो है सो विकसित होगा, वो प्रमोट होगा और रेवेन्यू भी आएगा उससे। तो हमारे यहाँ बाहर के लोग आएंगे ही नहीं, ये मेरा मानना है, हमारा R&D है, नहीं आएंगे यहाँ। परसों ही किसी कंपनी वाले से, एक सीमेंट की बहुत बड़ी कंपनी है, उसका उसका जो है सो पूर्णिया में हेडक्वार्टर है। हम लोग पूर्णिया गए हुए थे, तो ऐसे उससे बातचीत चल रहा था, तो बोला अगले सप्ताह हम लोग का मीटिंग है कलकत्ता। हम बोले क्यों? पूर्णिया में इतना अच्छा अच्छा रिजॉर्ट है, अच्छा अच्छा होटल है, यहाँ करवा लीजिए, होटल वाले को जाएगा वो फायदा। तो बोला नहीं बॉस, कलकत्ता जाएंगे, यहाँ वाइन नहीं मिलता है ना। तो मतलब समझ रहे हैं ना हमारी बात को? जी। तो वो जो लॉस किसको गया? उस होटल वाले को भी लॉस गया ना, जो करोड़ों रुपया इन्वेस्टमेंट करके इस आस में वो बहुत बड़ा वो हॉल बना के रखा हुआ है, जो हमारे यहाँ मीटिंग करने, कॉर्पोरेट मीटिंग होगा, नहीं होगा, लॉस है उसका। इसी एक ही कारण से ठीक है, एक ही। इसी कारण से रूरल डेवलपमेंट भी सफर कर रहा है इसी चीज से। बिल्कुल कर रहा है, आप बिल्कुल कर रहा है। देखिए, इसमें ठीक है, हम ये नहीं कर रहे हैं हम शराब को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन एक शराब का भी जो है ना, तो हमारे क्षेत्र को मतलब अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं होटल इंडस्ट्री में, तो उसको भी इससे नुकसान हुआ है। बहुत सारे लोगों को बात हो रहा था, हमारे यहाँ अच्छा रिजॉर्ट नहीं है, इसलिए रिसोर्ट अच्छा नहीं है क्योंकि वहां लोग आना नहीं चाहते हैं। क्यों आएंगे? आप समझिए ना, 90% लोग जो है, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, चाहे वो नौकरी कर रहे हो, 90% लोग ओकेजनली बाहर जाते हैं तो थोड़ा सा सॉफ्ट ड्रिंक लेते ही है। ये हमारा मानना है, हमारा R&D। वो कहाँ लेगा बिहार में? वो जाएगा बाहर काम करने के लिए, बाहर जाएगा उस चीज को करने के लिए, जा रहा है। हम लोग एक सही डाटा दे आपको, हमारे यहाँ से लगभग महीने में बिहार से बाहर इंजॉय करने के लिए 450 से 500 राइड होता है। और वो 550 राइड जो हो रहा है, औसतम एक राइड 5,000 का होता है। कितना का हुआ? और जो आदमी उस राइड को लेके जाता है, वो कम से कम 15 से 20 हजार अलग स्टेट से खर्च करके आता है। कहाँ गया पैसा? दूसरे कमा स्टेट रहे में। हैं यहाँ हम, मेहनत कर रहे हैं यहाँ हम, और जाके खर्च कर रहे हैं हम दूसरे स्टेट में। इस पे मेरे ख्याल से एक बार गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। अब लोग अलग अलग कमेंट कर दे, जो भाई इनको शराब पीने का मन कर रहा है तो बिहार में शराब चालू कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इस चीज, ये फैक्ट है, इससे बहुत चीज हम लोग देख रहे हैं। नेपाल लोग चला जा रहा है, अभी नेपाल बंद है, नहीं जाने देता है, तो बंगाल जाता है, झारखंड जाता है। हम लोग राइड कराते हैं, मेरे पास डेटा है, हमारे यही पास एक डाटा है ऑलरेडी। यही एक मेन कारण भी है कि रूरल डेवलपमेंट जो सेक्टर है वो सफर कर रहा है, क्योंकि लोग गांव से बाहर जाना प्रेफर करते हैं या फिर शहर से, बिहार से बाहर जाना प्रेफर करते हैं, जिसके कारण कि बिहार का पैसा बिहार में ना रहकर दूसरे स्टेट्स में जा रहा है, दूसरे स्टेट्स में फ्लो हो रहा है। जा रहा है जी। बहुत अच्छा। सारे लोगों से आदित्य जी हमारी बात हुई है, IT वाले से। हमको हम्म, IT टीम बनाना बहुत मस्ट इम्पोर्टेंट हो गया था। तो बैंगलोर से भी बात हो रही थी बहुत सारे लोगों से, क्योंकि IT में एक दो लड़का से काम नहीं चलेगा, अब हम लोग को 4 से 5 बंदे की जरूरत पड़ती है। तो सबका एक ही होता था, जो भाई बिहार नहीं आएंगे, यहाँ से बोलो हम तुम्हारा काम कर देंगे, यहाँ से बोलो हम आपका काम कर देंगे, बिहार नहीं आएंगे। भाई वहाँ है क्या?
ना खाने को अच्छा चीज मिलेगा, ना पीने को अच्छा चीज मिलेगा, ना वीकली सप्ताह में माइंड फ्रेश करने के लिए कहीं नहीं घूम सकते हैं, ना फिर सकते हैं। ये चीजें भी हैं। इस चीज को भी मतलब हर एक पहलू को देखिए ना, आप एक पहलू को सिर्फ नहीं देख सकते हैं। जी उससे हमारे हमें सिर्फ राजस्व का नुकसान नहीं हुआ है, बहुत सारी चीजों का नुकसान हुआ है। जी। अच्छा, जैसे कि गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है स्टार्टअप्स के लिए। अब अभी हाल ही कुछ साल से यहाँ पे भी स्टार्टअप का कल्चर को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, जैसा गवर्नमेंट दिखाती है। तो बहुत सारी स्कीम्स है, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या मदद मिला और आप क्या सेटिस्फाइड है उस मदद से, और क्या क्या स्कीम्स का लाभ आर्यागो को मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से? देखिए, एक स्टार्टअप, एक एंटरप्रेन्योर सरकार के अगेंस्ट कभी जा ही नहीं सकता है। जी मानते हैं इस चीज को कि नहीं मानते हैं? जी और लेकिन हम ये चीज कर रहे हैं, अगर पूरी ईमानदारी से स्टार्टअप के लिए काम किया जाए इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के द्वारा, तो बिहार में रिवॉल्यूशन आ जाएगा। यहाँ बहुत सारी चीजें जो है ना, उसमें बदलाव की जरूरत है। बहुत सारा पैकेज है, प्लान है स्टार्टअप के लिए, लेकिन जमीन पे इम्प्लीमेंट हो। हमारे पास समय नहीं है बॉस, जो हम आपके दफ्तर में बैठ के 4 घंटा वेट करें और फिर 4 घंटा के बाद आप निकले, ठीक है 2 दिन बाद आइए। नहीं, मेरे पास समय, उस 4 घंटा में हम काम कर सकते हैं अपने लिए। हमको आसान लगता है जो हम बैंक से कर्ज ले लें, लेकिन गवर्नमेंट से हेल्प नहीं मांगे। बैंक भी उतना परेशान नहीं करेगा जितना आपको गवर्नमेंट करेगा। फैक्ट है। जी। अच्छा, कौन आपका कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्किल्स आर लाइफ स्किल्स, इस स्टेटमेंट पर क्या विचार है? आपकी कोई कहानी इस या पे किस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्किल्स आर लाइफ स्किल्स, मतलब डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स एक लाइफ स्किल होता है, इस पर आपका क्या विचार है? आपका कोई कहानी या किस्सा जिसमें आपके पास ये स्किल आपको पर्सनली बेनिफिट किया था, जैसे कि आप कभी किसी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में पड़े और स्किल से आप सक्सेसफुली उस कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन से निकल गए? आवाज आपका कट रहा है। मेरा सवाल ये है कि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल्स आर लाइफ स्किल्स, इस स्टेटमेंट से आपका मतलब क्या विचार है? आपका आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप किसी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में पड़े और आप उस सिचुएशन से सक्सेसफुली बाहर निकल गए इस स्किल्स का उपयोग करते हुए, मतलब लड़ाई झंझट में नहीं पड़ना, अपने काम पर ध्यान देना, ऐसा आपके साथ कभी ना कभी जरूर हुआ होगा, तो उसके बारे में कुछ बताइए। इस पे अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। इस पे हम एक टाइम मिलता है तो हम एक किताब लिख रहे हैं। हम अपने जर्नी के बारे में उसमें लिखेंगे। जी तो जी। वो बहुत दर्दनाक पहलू है मेरे जिंदगी के लिए। और वही दर्दनाक पहलू, ऐसा सिचुएशन था जो मेरे पास दो ही रास्ता था, एक सुसाइड करना और एक इस स्टार्टअप को बंद करके कहीं और नौकरी कर लेना। तो वो पहलू अभी हम नहीं करेंगे शेयर, हम करेंगे एक दिन, जल्द ही जरूर आएगा वो, उम्मीद करते हैं कि थोड़ा हम सा लोग वो और। किताब और पढ़ने का मौका मिले और इसके बारे में और जानने का मौका मिले। ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे, और सवाल नहीं, एक तरह का रिक्वेस्ट है। अगर आपको कोई एक मैसेज देना है उन लोगों को जो आपके ही जैसे सेमी अर्बन और रूरल मार्केट पर फोकस करना चाहते हैं स्टार्टअप करने के लिए, तो उन लोगों को कौन कौन सी कॉन्फ्लिक्ट्स का दिक्कत या सामना करना पड़ सकता है, और कैसे वो लोग उस कॉन्फ्लिक्ट का सोल्यूशन खुद निकाले कि वो लोग अपने स्टार्टअप जर्नी में या फिर जो भी वो करना चाहते हैं उसमें सक्सेस कर सकें? अगर आपको कोई एक मैसेज प्रॉब्लम को देना जब होगा। हाँ जी। देखिए, प्रॉब्लम को जो समझ जाएंगे ना और पेशेंस रहेगा तो सॉल्यूशन भी निकल जाएगा। सबसे बड़ा चीज है, सबसे पहला फोकस ये करना होगा स्टार्टअप को, वो दूसरे की बात ना सुने, वो सेल्फ डिसीजन ले। अभी आपको हम बोले ना जो हमें 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, हम अब एक्सेप्ट नहीं करें क्योंकि हमको पता है वो एक्सेप्ट कर लेंगे ना, कल से डिसीजन मेकिंग की क्षमता चला गया मेरा। और हम अभी नहीं चाहते हैं ये चीज। हमारा जो कंज्यूमर बिहेवियर है, हमारा जो बिहार का मार्केट है, उसको हम अच्छी तरह समझ रहे हैं। तो अभी हमको डिसीजन लेना है यहाँ क्या करना है। और कोई अगर इन्वेस्टमेंट लेके आया, वो फिर आप हावी हो जाएगा ना आपके ऊपर। तो जी अभी हम नहीं चाहते। तो जो भी स्टार्टअप काम कर रहा है, तो उनको खुद से सॉल्यूशन निकालना होगा। पहले समस्या को समझना होगा, फिर सॉल्यूशन निकालना। डिसीजन मेकिंग का क्षमता अपने पास रखिए। आपको जो अच्छा लगता है, क्योंकि आपको अपने दिमाग से करना है, जो अच्छा लगता है हंस के डिसीजन ले लीजिए। जो डिसीजन ले लिए ना, उस पर बैक मत जाइए आप। उसको कंप्लीट करना है। अगर कमी है तो उसको रिजॉल्व कीजिए, उसी डिसीजन पर रहिए, आप बैक मत जाइए। कभी कभी देखते हैं लोग डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन लगता है ये गलत डिसीजन था, पीछे हट जाते हैं। नहीं, गलत डिसीजन कुछ भी नहीं होता है।
आप जिस समय वो डिसीजन लिए तो आप जिस समय आप डिसीजन लिए थे उस समय तो आपको सही लगा होगा ना। हो सकता है उस समय आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी था, आप सही डिसीजन लिए, अब आपको लग रहा है थोड़ा सा निगेटिव एनर्जी हावी हो गया तो आपको लग रहा है वो मेरा निगेटिव डिसीजन था। नहीं, डिसीजन कोई गलत नहीं होता है, सब डिसीजन सही होता है। बस आगे बढ़ते जाइए, उस समस्या जो आ रही है उसको फेस कीजिए और आगे बढ़िए उसका सोल्यूशन निकाल के। यूथ के लिए हम यही कहेंगे, अपने यहाँ के लिए, खास करके अपने बिहारी यूथ के लिए, हिंदू मुस्लिम राजनीति पार्टी फलना चिलना इस सब पे जो आप समय स्पेंड कर रहे हैं फेसबुक पे आके, वो मत करिए। आप अच्छे इनोवेटर बन सकते हैं, आपके पास टैलेंट है, जितना टैलेंट आप दिमाग लगा के एक कमेंट को लिखते हैं ना, सरकार के पक्ष में विपक्ष में लिखते हैं ना, उतना बुद्धि अगर आप किसी चीज को ठीक करने में, अपना आर्थिक स्थिति सुधारने में, कोई स्टार्टअप खड़ा करने में, जरूरी नहीं है स्टार्टअप बड़ा ही होना चाहिए, छोटा सा भी। गोईठा का स्टार्टअप हम लोग कभी सोचे थे, आज करोड़ों का कंपनी खड़ा हो गया है। जी छोटा सा स्टार्टअप था गोईठा का, करोड़ों का। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम कर सकते हैं। फोकस लगाइए, माथा लगाइए, 6 महीना नींद को हराम कर दीजिए ना, अच्छा अच्छा आइडिया माथा में आ जाएगा। आपका नींद हराम कहाँ हो रहा है? आपका नींद तो हराम हो रहा है कमेंट और रिप्लाई में करने में। आज भी मोहल्ले में हम एक इंटरव्यू में भी हम बोल रहे थे, हर मोहल्ले में हर वार्ड में एक नेता होता है हमारे यहाँ। ये बिहार में और भारत, बिहार में ज्यादा होता है हर मोहल्ले में। लेकिन जिस दिन बिहार कायाकल्प उसी दिन बदलेगा जब हर मोहल्ले में एक एंटरप्रेन्योर होगा, और छोटा ही सही वो उद्यमी होगा। बहुत जरूरी है सर सोशल मीडिया को एक सही तरीके से उपयोग करना, उस एनर्जी को पॉजिटिवली यूज करना। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ, आपने इतना बात किया, आपके समझाने का तरीका बहुत ही अच्छा है। अब इसके बारे में क्या ही बोले, हम तो सुन रहे हैं तो लग रहा है सुनते ही जाए सुनते ही जाए। तो बहुत अच्छा लगा आप हमारे साथ जुड़े, आपके हम सालों हम का ठेठ अनुभव। ठेठ हम ठेठी में समझाए हैं। जी सर, तो यही हमारा मकसद ही है ये वाईसीएम बिहार के थ्रू, कि हम लोग बिहार के जनता पर मेन फोकस करें और ऐसे लोगों को ढूंढें जो लोग बिहार के छोटे छोटे जगहों से शुरू करके एक अच्छे स्तर पर पहुंचे हैं, और जो हम लोगों को गाइड कर सके, हमारे ऐसे यंग लोगों को नर्चर कर सके। तो आपके सालों के अनुभव और आपके हार ना मानने वाले एटीट्यूड से बहुत कुछ सीखने और जानने को मिला, कि कैसे एक एंटरप्रेन्योर जो रूरल और सेमी अर्बन मार्केट पर फोकस करता है, वहां पर जहां पर लोग एंटरप्रेन्योर का मतलब तक नहीं जानते हैं, कैब का मतलब नहीं जानते हैं, टैक्सी का मतलब नहीं जानते हैं, वहां पर इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करना जहां हर 5 मिनट पर चौराहे से एक उस कैब की गाड़ी जाती है। तो ये बहुत बड़ी बात है, खुद में बहुत प्राउड करने वाली बात है हम सभी के लिए भी, मेरे लिए भी, जो हम आपके साथ बात कर पाए इतना, और बिहार के लिए भी। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर उम्मीद करते हैं कि हम लोग फिर से जुड़ेंगे आपसे, और ये हमारा एसोसिएशन है, ये एसोसिएशन और आगे तक रहेगा। तब तक आप लोग, जितने लोग ये देखेंगे, उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सीखने मिलेगा दिलकुश सर से बहुत कुछ, और इनके जर्नी से। और जब ये किताब लिखेंगे, इनकी किताब मार्केट में आए, तो आशा करते हैं कि आप लोग सब कुछ पढ़ेंगे, बहुत सारा प्यार देंगे, बहुत सारा स्नेह देंगे। तब तक याद रखें कि जो हमारे पीछे लिखा हुआ है, यू कैन रिजॉल्व इट। अपनी सोल्यूशन, अपनी कॉन्फ्लिक्ट का सोल्यूशन खुद निकाले, खुद ढूंढे, और लोगों तक जाने से पहले खुद समझे कि क्या ये चीज आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। अगर खुद सॉल्व कर सकते हैं तो वो बेस्ट रहेगा। लास्ट में एक वर्ड बोलेंगे, हम्म। सब कुछ खत्म तब तक नहीं होता है जब तक हमारे इस दोनों छेद में हवा जा रहा होता है। जब जी तक जा रहा है तब तक हार नहीं मानना है, लड़ते रहना है। जी, ठीक बिल्कुल है। सर, बिल्कुल सर। ठीक है सर, थैंक यू सर, आप हमारे साथ जुड़े। उम्मीद करते हैं कि फिर आपसे बात होगी। थैंक यू सर।